हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और विधानसभा टॉपिक कवर कर लिए हैं। और अब जो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था में जो आयोग दिए हुए हैं वो एक एक करके आज से हम आयोग की सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो आरपीएससी सबसे हम आज हम सबसे पहले आरपीएससी जो जितने भी आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, उच्चतम न्यायालय, मानवाधिकार आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये सभी एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में देखो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में क्या है कि वर्ष 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। और इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं दिया था, ठीक है। तो यूपीएससी की स्थापना की अगर पूछा जाए तो यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है, क्योंकि इसने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। राज्यों के बारे में इसने नहीं बताया था ली कमीशन ने 1923 में। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग है उसके गठन का प्रावधान किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांत हैं उनमें लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। और राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र तीन प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। कहाँ कहाँ? एक तो जयपुर में 1940 में स्थापना हुई थी, जोधपुर में और बीकानेर में, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही तीन जो ये स्टेट थे इनके अंदर ही राजस्थान का जब गठन हुआ था तो उस समय इन तीन प्रांतों में सिर्फ लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, ठीक है। रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया और 20 अगस्त 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो प्रभाव में आया, ठीक है। तो अध्यादेश कब जारी किया गया था? 16 अगस्त 1949 को। लेकिन आरपीएससी की अगर स्थापना की डेट पूछे तो क्या है? 20 अगस्त 1949, ठीक है। 20 अगस्त 1949 इसकी स्थापना दिवस है, ठीक है, स्थापना दिवस है। और 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि अस्तित्व में कब आया? 22 अगस्त 1949 को, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना दिनांक भी क्या है? 22 दिसंबर 1949 है, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना दिनांक क्या है? 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 ये तारीख हमें याद रखनी है, ठीक है। इस अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की तरह कार्यरत अन्य संस्थाएं बंद कर दी गई और सिर्फ यही आरपीएससी रखा गया था, ठीक है। सिर्फ आरपीएससी ही रखा गया था, है ना। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने सदस्य थे? एक तो अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, ठीक है। 1+2 3 सदस्य था, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, जब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। और ठीक है, एस के घोष को तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष, ठीक है, सर एस के घोष, है ना। और सदस्य थे एक तो देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर, ठीक है। तो 2 सदस्य थे। जो सबसे पहले जो आरपीएससी की जो स्थापना हुई उस समय कितने सदस्य थे? 1+2 थे, ठीक है। तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सर एस के घोष को। और 2 सदस्य कौन थे? आरपीएससी के प्रारंभिक 2 सदस्य कौन थे? देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर। ये नाम आपको याद रखने हैं, एक तो देवी शंकर तिवारी और एक एन.आर. चंदोरकर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो कौन कौन था? अध्यक्ष कौन था? एस के घोष। और सदस्य कौन थे? देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर, ठीक है, एन.आर. चंदोरकर। ये इंपॉर्टेंट है और पूछते हैं, सदस्यों के नाम भी आजकल पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हमें एकदम याद रखने हैं, ठीक है। तो एस के घोष और देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर, ठीक है।
वर्ष 1950 में संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी, ठीक है, की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई थी। ये फिर दूसरे बन गए थे, ठीक है। और 1951 में आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्र प्रमुख द्वारा भारत के संविधान के अनुसार निम्न विनियम पारित किए गए। कौन सा? एक तो जो RPSC है उनके कार्य को नियमित करने के लिए 2 ये एक्ट है जो पारित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 ये जारी किए गए थे, ठीक है, ये जारी किए गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली द्वारा तय की जाती है। तो कार्य प्रणाली किससे तय की जाएगी? एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और विनियम 1963 है, और एक राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और प्रक्रिया का सत्यापन अध्याय 23 1975 है, ठीक है। तो ये इसकी जो कार्य प्रणाली है वो नियमित की गई है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। प्रारंभ में जब ये 22 दिसंबर 1949 को ये बना तो इसका मुख्यालय जयपुर में था, ठीक है, जयपुर में था। तो अभी तक आपको क्या याद रखना है? अभी तक आपको देखा जाए तो क्या याद रखना है? मोस्टली अभी तक हमें क्या याद रखना है? एक तो स्थापना, एक तो देखो स्वतंत्रता से पहले जब है राजस्थान गठन के समय सिर्फ 3 जगह था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये याद रखना है। एक इसकी स्थापना की तारीख 22 दिसंबर 1949 याद रखनी है, और उस समय कितने थे? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, ठीक है। तो आपको अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना है। सर S.K. घोष अध्यक्ष थे, और देवी शंकर तिवारी और N.R. चंदोरकर सदस्य थे, ठीक है, सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जयपुर में था, ठीक है, जयपुर में था। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर सत्यनारायण राव, ठीक है, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो जब RPSC की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना। और जब से इसका मुख्यालय जो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, और अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? घूघरा घाटी अजमेर में है, ठीक है। तो अजमेर में कहाँ पर है? घूघरा घाटी में है, घूघरा घाटी में, ठीक है, घूघरा घाटी में। RAS के इंटरव्यू भी यहीं पे होते हैं, घूघरा घाटी में, ठीक है। तो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड द्वारा ISO सर्टिफिकेट 2011 दिया गया। ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला गुजरात लोक सेवा आयोग के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग दूसरा आयोग बना, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है ना। अभी यही है कि अभी मुख्यालय कहाँ पर है? घूघरा घाटी अजमेर में है, घूघरा घाटी अजमेर में इसका मुख्यालय है ना। और यह एक संवैधानिक संस्था है भाई, आर्टिकल है इसके संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक संवैधानिक संस्था है, और अनुच्छेद संख्या 16, 234, 315 और 323 तक विशेष रूप से लोक सेवा के कार्य और अधिकार क्षेत्र के संबंध में हैं, ठीक है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना और सेवा शर्तों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ना, क्योंकि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब इसकी जो नियुक्ति है सदस्यों की, वो कौन करेगा? सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और सदस्यों की संख्या भी कौन तय करेंगे? राज्यपाल ही तय करेंगे, है ना। तो RPSC के सदस्यों की संख्या की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही राज्यपाल चुनता है ना। और कितने सदस्य होंगे ये भी कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 1+7, है ना, वर्तमान में 1+7। लेकिन अभी आपको करंट में याद रखना है कि सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई है, ठीक है, सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई है। तो अभी RPSC में कितने होने चाहिए? 1+10 होने चाहिए, ठीक है। अभी RPSC में 1+10 होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले शायद 5 अगस्त को ये प्रस्ताव पास किया गया था कि सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाई जाएगी, और कितनी की जाएगी? 10 की जाएगी, ठीक है, 10 की जाएगी। तो प्रारंभ में हमने देखा, प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 1962 में चेंज किया गया, 1 अध्यक्ष और 3 किए गए। इसी तरह 65 और 85 में चेंज किया गया, और अभी 2011 से वर्तमान तक 1+7 था। लेकिन अभी कितना कर दिया गया है? 1+10 कर दिए गए हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और 3 जो नए सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी हुई है, तो वो नाम भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे लास्ट में जब हम फैक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो ये 3 नए सदस्य भी बना दिए गए हैं उनके भी नाम हम एक बार देखेंगे। करंट में ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो योग्यता, आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक का प्रशासनिक अनुभव हो, ठीक है। तो सदस्यों की योग्यता क्या होगी? जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर 10 वर्ष तक का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और कार्यकाल कितना होगा?
6 या 62 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, या तो 6 वर्ष का हो जाए, या तो 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर व्यक्ति 62 वर्ष का हो जाए तो उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। पहले 60 साल होता था, लेकिन 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 62 वर्ष इसकी अवधि कर दी गई है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आपको आ रहा होगा कि भाई इसके गठन का प्रावधान देख लो एक बार। ये एक संवैधानिक संस्था है ना, और भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, और सदस्य कितने होंगे ये भी राज्यपाल तय करेंगे। ठीक है, वर्तमान में 1+10 है। ठीक है, वर्तमान में 1+10 सदस्य हैं, वर्तमान में 1+10 सदस्य संख्या है ना। और क्या है कि इनकी योग्यता क्या होती है कि भाई आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक का प्रशासनिक अनुभव हो और कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। पहले 60 वर्ष का था, लेकिन 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 62 वर्ष कर दी गई है। और त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को। ठीक है, अब इनकी हटाने की प्रक्रिया तो या तो कदाचार करने पर, है ना, एक तो कदाचार ही होता है, भाई पद से कदाचार किया हो, दूसरा अन्य आधार क्या होंगे, या तो दिवालिया घोषित हो गया हो, मानसिक या शारीरिक रोगी हो, है ना, असक्षम हो गया हो, सवेतन कहीं और नियोजन पर लग गया हो, किसी निगमित कंपनी में हो, है ना, किसी निगमित कंपनी में भी सदस्य हो गया हो, लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, जांच कैसे होगी, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन प्रक्रिया के द्वारा जांच की जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आरपीएससी के सदस्य को हटाने के लिए जांच कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 145 में। ठीक है, और जांच कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करेगा, हाई कोर्ट का जज, है ना। और ये प्रक्रिया किस में है, अनुच्छेद 145 में है। और इनको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन जब जांच चल रही होती है तो निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है ना। आपको ये याद रखना है कि नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। शपथ भी कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। शपथ भी कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 145 में इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इनको हटाएगा कौन, अगर जांच में इनको दोषी पाया गया तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल इनको हटाता नहीं है, सिर्फ नियुक्ति करता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 145 के तहत निहित प्रक्रिया के दौरान अगर जांच में दोषी पाए गए तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। लेकिन अगर जांच चल रही होती है तो इनको निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन ये अपना किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। जो आरपीएससी के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो किसको, राज्यपाल को देते हैं। फिर राज्यपाल इसको विधानसभा में रखवाता है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अलाभकारी परिवर्तन तो किसी में भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो इनके वेतन भत्ते हैं वो कहाँ पर होंगे, राज्य की संचित निधि पर ही भारित होंगे। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि लोक सेवा आयोग का सचिवालय, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन होता है। ठीक है, और उनकी जो सहायता के लिए उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक भी होते हैं, है ना, नियंत्रक भी होते हैं। ठीक है, तो सचिव की जो नियुक्ति है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होंगे। और प्रथम सचिव कौन थे, तो आरपीएससी के प्रथम सचिव कौन थे, श्री श्याम सुंदर राव थे। और प्रथम महिला सचिव कौन रही है, श्रीमती ओटिमा बोरडिया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आरपीएससी के सचिवालय में जो सचिव होते हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। और आरपीएससी के प्रथम सचिव कौन रहे हैं, श्री श्याम सुंदर राव रहे हैं। और प्रथम महिला जो सचिव हैं वो कौन रही हैं, श्रीमती ओटिमा बोरडिया। श्रीमती ओटिमा बोरडिया प्रथम महिला सचिव रही हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो इनकी स्वतंत्रताएं। तो जो आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा की स्वतंत्रताएं क्या हैं, है ना। इनके जो अध्यक्ष हैं उनको क्या क्या मतलब लाभ दिए गए हैं, है ना। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है ना, 6 वर्ष या 62 वर्ष का ही होगा, है ना। और कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र
और राज्य सरकार में कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, और एक बार अगर नियुक्ति हो गई तो उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट आता है, हम इनके अनुच्छेद देख लेते हैं एक बार, है ना। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, भाग 14 में इनका उल्लेख किया गया है। हमने पहले ही देखा कि आरपीएससी की संरचना, कार्यकाल, सेवा, शर्त, शक्तियों आदि का उल्लेख किसमें है, संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम अनुच्छेद देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है ना, क्या कहा गया है। ठीक है, अब हम एक एक अनुच्छेद देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान में हम देखेंगे कि संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि भाई संघ और राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा। और 315(1) में क्या है, राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और गठन के लिए कानून राज्य विधान मंडल बनाएगा। ठीक है, तो इसके गठन का कानून कौन बनाएगा, राज्य विधान मंडल बनाएगा। ठीक है, और 315(2) में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है ना। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक जो लोक सेवा आयोग है वो काम कर सकता है। अनुच्छेद 316, इसमें सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख किया गया है। तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 316। ठीक है, तो अनुच्छेद 316 में क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और अनुच्छेद 316(1) में क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 316(2) में पदावधि है, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष होती है, हम पहले ही देख चुके हैं। त्यागपत्र ये अपना राज्यपाल को, और पुनर्नियुक्ति के पात्र ये नहीं होते हैं। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र ये नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, तो अनुच्छेद 317, अब अनुच्छेद 317 में देखेंगे कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, है ना। तो ये किसमें, अनुच्छेद 317 में है, किसी सदस्य का हटाया जाना और उसको निलंबित किया जाना, ये किसमें, अनुच्छेद 317 में है ना। अनुच्छेद 317 में इसका प्रावधान किया गया है ना। ठीक है, अब अनुच्छेद 317(1) क्या बोलता है, कदाचार करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। और हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 145 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ना। तो कदाचार का दोषी अगर पाया गया तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। और ये कौन से अनुच्छेद में प्रक्रिया है, अनुच्छेद 145 में। लेकिन जांच के दौरान निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, अगर जांच चल रही है और निलंबन करना है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 317(3) में क्या है, हटाने के अन्य आधार दिवालिया हो गया हो, है ना, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक असक्षम हो गया हो, या फिर सवेतन कहीं नियुक्ति में लग गया हो, या किसी निगम या कंपनी में सदस्य हो गया हो, तो भी कदाचार का दोषी समझा जाएगा, है ना। तो इन आपको अनुच्छेदों में क्या याद रखना है, एक तो 315 में भी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 में क्या, इनकी नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख है ना। तो नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की होगी। ये अपना त्यागपत्र किसको, राज्यपाल को देते हैं। और इनको हटाया जाएगा कौन, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 145 में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और अगर प्रक्रिया चल रही है तो निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 318, तो आयोग के सदस्यों को कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति, है ना। तो भाई कर्मचारी कैसे ही सेवा शर्तें क्या होंगी, वो अनुच्छेद 318 में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा, अनुच्छेद 318(1) में और 2 में क्या क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 318(1) में क्या है, आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का अवधारण कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है ना। और आयोग के कर्मचारी वृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकता है कौन, राज्यपाल कर सकता है ना।
राज्यपाल कर सकता है। अब ये इतना कोई नहीं। अब देखो अनुच्छेद 320 क्या बोलता है, लोक सेवा आयोग के कृत्य, तो क्या क्या काम है लोक सेवा आयोग के, ये हमें देखना है एक बार, है ना। तो लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख एक तो अनुच्छेद 320 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनका उल्लेख है। तो कौन कौन से कार्य करती है आरपीएससी, राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है, आरपीएससी परीक्षाओं का संचालन करती है। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देती है ना, कि भर्तियों की पद्धति पर सलाह देती है। सलाह देने का काम किसका है, आरपीएससी का है। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति और अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सलाह देना, है ना। तो प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना, ये सभी सलाह कौन देती है, आरपीएससी देती है। ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन और याचिकाएं पर सलाह देना, है ना। तो डिसिप्लिनरी एक्शन पर भी सलाह कौन देती है, आरपीएससी देती है। किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसी अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर परामर्श देना, है ना। तो कोई भी अगर क्षति है तो किसी भी पेंशन वेंशन की सलाह भी कौन देती है, आरपीएससी देती है। अनुच्छेद 321 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, ठीक है। तो संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकता है ना। अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 323 में क्या है, अनुच्छेद 323 है कि लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को देता है ना, राज्यपाल को देता है, ठीक है। तो ये भी है कि भाई अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, अनुच्छेद 323 के तहत। तो अनुच्छेद 323(2) में क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन दे, किसको, राज्यपाल को, ठीक है, किसको, राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन दे। अब ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है आरपीएससी के और यहीं से पूछे जाते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने हैं जो इनके सदस्य हैं उनके बारे में जो फैक्चुअल्स हैं वो आपको याद रखना है ना। अब आरपीएससी के अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, तो श्री एल जोशी, बी रावत, श्री सुगन सिंघारिया, एस टोंक, एच मीणा, आर सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी और कैलाश चंद मीणा, ये कौन रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, है ना। आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। आरपीएससी में महिला सदस्य अभी तक कौन रही हैं, श्रीमती कांता कथूरिया, श्रीमती कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, राजकुमारी गुजर, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह और श्रीमती संगीता आर्य, ये महिला सदस्य रही हैं आरपीएससी में, है ना। आरपीएससी में महिला सदस्य रही हैं ये, ठीक है। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है ना। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आजकल पूछते हैं तो ये आपको ज़्यादा याद रखने हैं, है ना। तो महिला सदस्य कौन कौन रही हैं, कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, राजकुमारी जी गुजर, ठीक है, और मंजू शर्मा, दिव्या सिंह और संगीता आर्य, ठीक है। संगीता आर्य ये आरपीएससी की कौन कौन रही हैं, महिला सदस्य रही हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अभी तक त्यागपत्र किस किसने दिया है, श्रीमती कांता खतूरिया ने, श्रीमती दिव्या सिंह ने, शिवपाल सिंह नांगल ने और श्री श्याम सुंदर शर्मा ने, ठीक है। तो इन सदस्य जो हैं इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है ना। और अभी इसमें आपको एक और नाम याद करना है, श्रीमती मंजू शर्मा। श्रीमती मंजू शर्मा ने भी अभी अभी त्यागपत्र दिया है राज्यपाल को और उनका जो त्यागपत्र है वो मतलब स्वीकार कर लिया गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है ना। तो आरपीएससी के अभी तक कितने सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, 5 सदस्यों ने। कौन कौन, श्रीमती कांता खतूरिया, दिव्या सिंह, शिवपाल सिंह नागर और श्याम सुंदर शर्मा ने और श्रीमती मंजू शर्मा ने। श्रीमती मंजू शर्मा ने अभी अभी बस रिसेंटली 10-5 दिन पहले ही त्यागपत्र दिया था राज्यपाल को। उनका त्यागपत्र जो है मंजूर हो चुका है ना। तो इनका भी नाम आएगा त्यागपत्र में। अभी 3 महिलाएं हो गई हैं, कांता खतूरिया जी, दिव्या सिंह और मंजू शर्मा, ठीक है। अब देखो जो आरपीएससी के सदस्य रहे हैं उनकी और वो कौन कौन से पदों पर थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है।
है ना। जैसे श्री ओम प्रकाश गुप्ता रहे हैं, तो ये राज्य सरकार में मुख्य सचेतक के पद पर भी रहे हैं, है ना। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आरपीएससी के ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राज्य सरकार में मुख्य सचेतक रहे हैं, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, ठीक है। श्री रघुकुल तिलक, ये राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं श्री रघुकुल तिलक, और ये आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। श्री एन के बैरवा, ये आरपीएससी के सचिव रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, श्री एन के बैरवा। श्रीमती कमला भील हैं जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी हैं, और श्री धुलेश्वर मीणा थे, वो पूर्व सांसद थे, ठीक है। और श्रीमती कांता खतूरिया, इनके बारे में तो ये आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रह चुकी हैं, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और एमएलए भी रह चुकी हैं। कौन? श्रीमती कांता खतूरिया, और इन्होंने त्यागपत्र भी दिया है, ठीक है। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा हैं, तो ये भी आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रह चुकी है। और प्रश्न बन जाएगा कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो आरपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी सदस्य रही हैं, तो श्रीमती कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा रही हैं, ठीक है। और राज्य विधानसभा की पूर्व सभापति कौन रहे हैं? श्री नाथूलाल जैन रहे हैं, और श्री एस.टी. उज्ज्वल पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, ठीक है। और एस.सी. त्रिपाठी हैं, ये भी आरपीएससी और यूपीएससी के सदस्य रहे हैं, ठीक है। देवेंद्र सिंह पूर्व में डीजीपी थे। भूपेंद्र यादव रहे हैं जो पूर्व डीजीपी और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। और श्री एस के घोष है, वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनके बारे में जो सदस्य हैं, उनके बारे में जो एडिशनल फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो सबसे लंबा कार्यकाल श्री देवी शंकर तिवारी का रहा है, न्यूनतम कार्यकाल श्री बी.एस. रावत का। ये प्रश्न हैं जो बनते ही हैं हमेशा, ये याद ही रखने हैं आपको, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री देवी शंकर तिवारी का रहा है, न्यूनतम कार्यकाल श्री बी.एस. रावत का। एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने त्यागपत्र दिया श्री हबीब खां गोराण, ठीक है। एकमात्र आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, श्री हबीब खां गोराण ने, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष ये तो बदलते रहते हैं, वर्तमान अध्यक्ष अभी साहू जी हैं, है ना, अभी साहू जी हैं, तो ये बदलते रहते हैं, ठीक है। और वर्तमान सदस्य देख लो अभी, तो अभी जो सदस्य 3 हैं, है ना, तो श्री अयूब खान, श्री केशरी सिंह, श्री कैलाश चंद मीणा और श्रीमती संगीता आर्य, ये तो हैं। हमने पहले ही देख लिया है कि मैडम मंजू शर्मा ने अभी अभी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो ये नहीं होंगी इनमें। और जो 3 नए सदस्य हैं उनके नाम क्या क्या हैं? जो आरपीएससी के भी नवनिर्वाचित 3 नए सदस्य जोड़े गए हैं, तो उनके क्या क्या नाम है? एक तो है आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, ठीक है, आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, ये आपको नाम याद रखना है, आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी। एक तो ये नाम याद रखना है। एक डॉक्टर अशोक कुमार कलवार रहे हैं, ये भी इनकी नियुक्ति हुई है। और एक क्या है? डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, ठीक है, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, ये भी रहे हैं, ठीक है। तो आरपीएससी में क्या क्या अमेंडमेंट हुए? एक तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या जो पहले 1+7 थी, वो अब कितनी हो गई है? 1+10 कर दी गई है, ठीक है, 1+10 कर दी गई है। और आरपीएससी की जो अभी रिसेंटली फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, वो क्या क्या हैं? एक तो आरपीएससी की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई है? अब 1+10 कर दी गई है। एक श्रीमती मंजू शर्मा हैं, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, श्रीमती मंजू शर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और 3 नए सदस्य चुने गए हैं, कौन? हेमंत प्रियदर्शी, आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, और दूसरे डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, और तीसरे डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। ये एडिशनल फैक्ट है आरपीएससी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। क्या क्या याद रखना है? आरपीएससी के सदस्यों में अमेंडमेंट किया गया है, कितने? 1+10 कर दी गई हैं, पहले 1+7 था। श्रीमती मंजू शर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। और आरपीएससी के 3 जो नए सदस्य हैं वो कौन चुने गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, ये नए चुने गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने अपना आरपीएससी टॉपिक देख लिया। ये जो करंट भी मैंने बताया, ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होगा कि आरपीएससी के सीधा ही आ जाएगा कि आरपीएससी के वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो 1+10 है। किन्होंने आरपीएससी की महिला सदस्य कौन है जिन्होंने त्यागपत्र दिया है? श्रीमती मंजू शर्मा। और आरपीएससी के 3 नवनिर्वाचित सदस्य कौन चुने गए हैं? हेमंत कलवार, सुशील जी और अशोक जी, ठीक है, ये चुने गए हैं, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना आरपीएससी कंप्लीट हुआ और हम इस सीरीज में सारे आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।